ये सरकार सोई हुई सरकार है, सुख की नहीं, ये दुख की सरकार है। आज चंबा भरमौर की हालात खराब है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खराब नहीं है, कांग्रेस के लोगों के भी खराब है। जब भी मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासनिक बैठक होती है, हमें आज तक कभी बुलाया नहीं गया। हमारे अखबार में किसी अधिकारी कर्मचारी के तबादले की खबर आती है तो साथ में ये लिखा होता है सजा के तौर पर चंबा भेजा। लेकिन अगर शिक्षा की जाए तो उसकी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है भरमौर में? आज दुनिया 5G की बात कर रही है, आज क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, आज चांद और मंगल पर जाकर कॉलोनी बनाने की बात हो रही है, परंतु मेरे पांगी के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं, मोबाइल पे सिग्नल के लिए तरस रहे हैं। हम वहाँ पर स्कूली शिक्षा से कोई सक्षम नागरिक तैयार नहीं कर रहे, केवल और केवल जो बीवी राम जी है, जो पहले मनरेगा गारंटी योजना थी, उसके लिए मजदूर तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज से पहले किसी भी विधायक ने इतने दौरे पांगी में नहीं किए जितने आप करते हैं। हमसे पहले जितने भी विधायक रहे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के, सब सत्ता में रहे, सब सरकार में रहे। ये आज भरमौर में 50 गाड़ियों की पार्किंग तो हमारे पास है नहीं। एक बड़ा हॉल भरमौर में, एक बड़ा ऑडिटोरियम कह लो, बैंक्वेट हॉल कह लो, जहाँ पर 100-500 लोग बैठ सके, बैठक कर सके, कोई कार्यक्रम कर सके, वो तो स्थान भरमौर में वो है नहीं। 50 गाड़ियां एक स्थान पे पार्क की जा सके, वैसा स्थान तो भरमौर में है नहीं। रैली करने का स्थान, कोई बड़ा कार्यक्रम करने का स्थान, वो भी भरमौर में नहीं है किया है। परंतु मुझे बहुत दुख इस बात का है कि ये सरकार, जो सत्ताधारी मानसिकता के लोग हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, ये उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों और विधायक की उम्मीदों पर ये क्या ही काम करेगी। और सरकार ने अभी तक DPR भी नहीं बनाई है। अच्छा, सरेआम में पक्षपात हम लोगों के साथ कर रही है। क्या प्रयास रहना चाहिए और क्या रहना बिल्कुल जरूरी है ताकि मणिमहेश की यात्रा केदारनाथ की यात्रा की तरह पॉपुलैरिटी हासिल करे यहाँ के लोगों को? तो आने वाले समय में अगर सरकार आपको मौका देती है हेल्थ मिनिस्टर बनने का, कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और कैसे आप? तो चंबा के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, और अगर सही मायने में सरकार को अगर अपनी शपथ याद हो, जिस शपथ में सरकार ने ये कहा था कि मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति बिना किसी द्वेष और अनुराग और किसी भेदभाव के बिना मैं लोगों के प्रति कार्य करूंगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपनी उस शपथ से भटक चुकी है। और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे चंबा की भी बात की जाए तो अधिकतर पेशेंट को रेफर ही किया जाता है IGMC या फिर टांडा। तो इन फैसिलिटीज़ को और कैसे सुधारा जा सकता है हमारे चंबा में, ताकि लोग यहाँ से बाहर ना जाएं? आजकल हमारे यहाँ पर एक मार्ग का काम चला हुआ है, परंतु वो इतनी सुस्त गति से चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन निकल जाएगा, परंतु ये मार्ग बन नहीं पाएगा। इसलिए BJP आती है तो क्या ये कार्य पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल जी, यही कार्य करने के लिए तो हम राजनीति में आए हैं। और क्या करेंगे राजनीति में? अपना समय था तो उस टाइम मैनिफेस्टो में जो आपने वादे किए थे उनको कितने हद तक पूर्ण करने की कोशिश करी है या फिर किए हैं? यहाँ राजनीति में आने का पहले भी सोचा था या फिर ये एक्सीडेंटली आप विधायक बन गए? जय दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार और आज हमारे साथ विराजमान हैं भरमौर और पांगी के विधायक डॉक्टर जनकराज जी, जिनका जन्म 15 अगस्त 1989 ईस्वी को चंबा के भरमौर में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल चंबा से भी की। इसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम के तहत इन्होंने महाराष्ट्र के जवाहर नवोदय विद्यालय से भी शिक्षा की। मेडिकल में विभिन्न डिग्रियां MBBS MS IGMC शिमला और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी करी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। इसके अलावा सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट 2018 से 2022 तक भी इन्होंने IGMC शिमला में सेवाएं दी और वहाँ भी अपने लोगों के काफ़ी काम आई। उसके बाद जब 2022 में इलेक्शन आता है विधानसभा का, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको टिकट दी जाती है भरमौर विधानसभा क्षेत्र से। ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीत भी दर्ज करते हैं और वर्तमान में ये अब भरमौर के विधायक हैं। हमारे साथ विराजमान भी हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमने थोड़ा बताया, थोड़ा और डिटेल में बताएं किस प्रकार का शुरुआती जीवन रहा था? जैसा आपने बताया, मेरा जन्म भरमौर के गांव सचुई में हुआ है और प्राथमिक स्तर की शिक्षा मैंने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। और शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण रहा।
वो एक दौर ऐसा था उस वक्त, मात्र मेरा ही नहीं सब लोगों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जो 70 के दशक के लोग हैं, 90s में भरमौर में सड़क सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी, बिजली पानी सुविधाओं का अभाव, सूचनाओं का अभाव, बिल्कुल। तो एक हार्डशिप, वो इट वाज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। तो बस वो ईश्वर की कृपा हुई, हम नवोदय विद्यालय में चयनित हुए और उसके बाद जीवन का मार्ग बदल गया और आज आपके सामने एक डॉक्टर और एक विधायक के रूप में बैठे हैं। ठीक है जी। जेएनवी के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसी शिक्षा होती है जेएनवी टू, देखिए, बच्चे जाते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक ऐसा गेटवे का काम करता है जहां बच्चे को अपनी प्रतिभा मात्र पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद में या अन्य जो फील्ड है, चाहे सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, उन सारे विषयों में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर, जैसे आजकल एक अभियान चला है समग्र शिक्षा अभियान। जी। तो समग्र विकास जो मानव के गुणों का होता है, मुझे लगता है कि नवोदय विद्यालय या इस तरह के जो आवासीय स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल हैं, जहाँ पर बच्चे अपने घरों से दूर, जैसे भारत में पुराने समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उसी का ही एक परिवर्तित और नया रूप ये जवाहर नवोदय विद्यालय है। और मैं तो स्पष्ट तौर पर इस बात को अनेकों बार कहता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने हमारे जीवन को बदला है और इस तरह अनेकों गांवों में रहने वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे जो किसी न किसी कारणवश अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते, चाहे उनकी सिचुएशन वैसी हो या पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हों या बैकग्राउंड वैसी हो, तो उन जैसे बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, इस तरह की जो इनिशिएटिव है, ये एक वरदान साबित होते हैं। ठीक है, आपने मेडिकल सेक्टर में काफ़ी काम किया है, सीनियर सुपरडेंट भी रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहोगे हमारे हेल्थ सेक्टर के बारे में? जैसे हमारे लोग आते हैं, कई लोगों को पता भी नहीं चलता है कि क्या करना है, तो किस प्रकार से आपने अपने लोगों की वहाँ पर मददें करी? देखिए, जो भी संस्थान जिसमें हमने पढ़ाई की और काम किया, वो संस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा संस्थान इस हिमाचल प्रदेश का है। और हमारे काम करने के दौरान हमने एक शैली को अपनाया, वो ये थी कि केवल जागरूक व्यक्ति ही नहीं, ही प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस संस्थान में इलाज करवाने के लिए आ रहा है, मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस संस्थान में बनाने में भी योगदान है और उस संस्थान की सुविधा प्राप्त करने में भी प्रत्येक व्यक्ति का बराबर जो है वो उसका हक है। चाहे वो आदमी पांगी से है, चाहे भरमौर से है, चाहे सिरमौर से है, चाहे किन्नौर से है, प्रदेश के किसी भी हिस्से से है, तो वो संस्थान उन सब का अपना है और उन सबको उस संस्थान में एक विश्वास के रूप में जब वो लोग आते हैं तो उनको बेहतर सुविधा मिले, उनके साथ समय रहते उचित इलाज उन्हें मिले। जो भी भारत सरकार और उस समय प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, जैसे आयुष्मान योजना, हिमकेयर योजना, उनका समुचित लाभ उनको मिले, ये सुनिश्चित करना हम अपनी जिम्मेवारी समझते रहे और हमने उस तरीके से ही काम किया। ये राजनीति में आने का पहले भी सोचा था या फिर ये एक्सीडेंटली आप विधायक बन गए? देखिए, राजनीति में आने का मन में विचार अनेकों बार आया और जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो अपने आप फेवर में सारी चीज़ें आई। भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुनाव में उतारा भी और अपने लोगों ने हम पर विश्वास जताया और हमें चुनकर विधानसभा भेजा। तो ये हमारी जीवन की जो यात्रा है उसमें हम केवल इतना कहूँगा कि राजनीति में आने के लिए लोग अलग अलग मार्ग चुनते हैं और मैं जिस मार्ग से मैं चला उस मार्ग पे बहुत कम लोग चलते हैं। ठीक है, आप राजनीति में उतरे, जब आपका चुनाव का समय था तो उस टाइम मैनिफेस्टो में जो आपने वादे किए थे उनको कितने हद तक पूर्ण करने की कोशिश करी है या फिर किए हैं आप? देखिए, एक किसी भी विधायक का, वो मेरा ही नहीं, किसी भी विधायक का काम होता है, विधायक एक संदेश वाहक होता है सरकार और जनता के बीच में। काम जो है वो सरकार करती है, विधायक का कार्य होता है कि अपने जनता की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के पास उठाना,
सरकार की जब सुनवाई ना हो तो उसको विधानसभा के भीतर सरकार को घेरना या मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरना और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। हमने प्रत्येक माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है, परंतु मुझे बहुत दुख इस बात का है कि ये सरकार जो सत्ताधारी मानसिकता के लोग हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, ये उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों और विधायक की उम्मीदों पर ये क्या ही काम करेगी, अपने आप में सब जल जाए रहे। ठीक है, चलो वो बात अलग है, लेकिन आपने जो पिछले 3-4 साल में काम किया ग्राउंड लेवल पे जाकर, उस काम से आप खुद संतुष्ट हो, खुद सेटिस्फाई हो? देखिए, संतुष्टि तो जीवन में जो है वो एक फिलोसफिकल बात है। संतुष्ट हो जाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मेरे लोग संतुष्ट होने चाहिए, मेरे लोग, उनके जीवन में कम से कम तकलीफ होनी चाहिए, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उन्हें जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, चाहे सड़क है, बिजली है, पानी है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मेरे लोग संतुष्ट होंगे तो स्वाभाविक तौर पर है मुझे भी संतुष्टि मिलेगा। जी, आपने सड़क, पानी, बिजली शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भरमौर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक अच्छी सड़कों की है, क्योंकि इस त्रासदी में जो अगस्त के समय आई थी तो अधिकतर जो सड़कें वो तराई हो चुकी हैं, एक अच्छा रूट नहीं रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कुछ सोचा आपने? देखिए, हम शुरुआत से एक मांग करते आए हैं सरकार के पास कि मेरा चुनाव क्षेत्र पर शेष दुनिया से केवल एक मार्ग से जुड़ता है, तो मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र को शेष दुनिया से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की मांग मेरे क्षेत्र के लोग भी उठाते रहे हैं और मैं भी इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं, उस मांग को उठाता हूं। जो आजकल हमारे यहाँ पर एक मार्ग का काम चला हुआ है, परंतु वो इतनी सुस्त गति से चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन निकल जाएगा परंतु ये मार्ग बन नहीं पाएगा। इसलिए हम अब आंदोलन की परिस्थिति में हम पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो होली उतराला सड़क है हमारे चुनाव क्षेत्र को कांगड़ा जिले से जोड़ने वाला, ये मार्ग को हम पूरा करवाएंगे। और इतना भी मैं कहता हूं, ये मार्ग से केवल भरमौर या गद्दी लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है, इस मार्ग से पूरे जिले को लाभ मिलेगा, पूरे राज्य को लाभ मिलेगा, पर्यटन के नए अवसर लोगों को मिलेंगे और रोजगार के नए अवसर लोगों को खुलेंगे। इसलिए मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश सरकार को राजनीतिक चश्मा उतार कर हिमाचल के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे भरमौर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, हिमाचल में पर्यटन को विकसित और अधिक विकसित करने के लिए होली उतराला सड़क पर सरकार को संवेदनशीलता से और प्रमुखता से काम करने की जरूरत है। जी, देखिए कई गांव आज भी ऐसे हैं भरमौर के भी, यहाँ पर सड़कें नहीं पहुंची हैं। जैसे आलमी एक गांव है, वहाँ भी सड़क नहीं पहुंची। वहाँ हमने उनसे वायदा किया था कि आपकी सड़क को बनाने के लिए हम काम करेंगे और हमने किया है। हमने विधायक प्राथमिकता में पहली बार जब विधायक प्राथमिकता हमारी गई तो उसमें हमने एलमी रोड डाला था। 2 रोड हमने लोगों को ऐसे वायदे किए थे, एक एलमी के लिए, एक रामबो के लिए। दोनों के लिए हमने विधायक प्राथमिकता की बैठक में और अपनी विधायक प्राथमिकता इन दोनों सड़कों को डाला है। परंतु ये मेरी ही बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो भी 28 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी किसी भी विधायक प्राथमिकता पर प्रदेश सरकार ने अभी तक डीपीआर भी नहीं बनाई है। अच्छा, सरेआम में पक्षपात हम लोगों के साथ कर रही है, तो ऐसी जाहिर सी बात है जब डीपीआर ही नहीं बनेगी तो फिर काम कैसे शुरू होगा। अगर अब कुछ ही समय बचा है दूसरे चुनावों के लिए, तो उस चुनावों में अगर बीजेपी आती है तो क्या ये कार्य पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल जी, यही कार्य करने के लिए तो हम राजनीति में आए हैं। और क्या करेंगे राजनीति में? अपना सर्वस्व त्याग कर करके हम राजनीति में आए हैं। तो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए नहीं आए हैं, कोई भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए हैं, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, लोगों पे धौंस जमाने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने क्षेत्र और अपने लोगों की सेवा के लिए आए हैं। जो आज उम्मीदें लोगों को हमसे हैं, हम उनको पूरा करने में अभी आज उतने सक्षम नहीं है। इसकी केवल एक और एक कमी है, वो है प्रदेश सरकार का वांछित सहयोग मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा। ठीक है, जो और रिप्रेजेंटेटिव हैं भरमौर से, चाहे एमपी की बात करें, तो वहाँ से भी आपको सहायता मिलती है अपने क्षेत्र के लिए?
पिछले वर्ष हमने सांसद महोदय की माध्यम से अपनी कुछ सड़कों के लिए प्रपोजल भेजा था और मुझे बहुत हर्ष है इस बात को साझा करते हुए कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 29 सड़कें पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सड़कें मेरे भरमौर चुनाव क्षेत्र में आई। अभी भी हमारी 12 सड़कों की और प्रपोजल जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 4 के लिए गया हुआ है। इसके बाद और 10 सड़कें और लगभग 22 सड़कें और, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में किसी भी काम को शामिल करने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इतना हैबिटेट, ये वो सारी चीजें। तो उन सारे मापदंडों को किस तरीके से पूरा किया जाए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे कुछ और सड़कों की भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत घोषणा होने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से उन सब गांव वासियों, उन सब लोगों से भी अपील करता हूं कि जब भी आपके वहां पर सड़क की घोषणा हो तो कृपया करके स्वेच्छा से भूमिदान करने के लिए आगे आए, क्योंकि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये सड़कें नहीं बन पाएंगी। सड़क की बात थी, लेकिन आप स्वास्थ्य से संबंधित हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया अपने समय में जब आप मेडिकल सुपरटेंडेंट थे। तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे चंबा की भी बात की जाए तो अधिकतर पेशेंट को रेफर ही किया जाता है IGMC या फिर टांडा। तो इन फैसिलिटीज़ को और कैसे सुधारा जा सकता है हमारे चंबा में, ताकि लोग यहाँ से बाहर ना जाएं? देखिए, चंबा के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और अगर सही मायने में सरकार को अगर अपनी शपथ याद हो, जिस शपथ में सरकार ने ये कहा था कि मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति बिना किसी द्वेष और अनुराग और किसी भेदभाव के बिना मैं लोगों के प्रति कार्य करूंगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपनी उस शपथ से भटक चुकी है। और देखिए, ये बात राजनीति की नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। चंबा अपने आप में आज एक अपेक्षित जिला है, आकांक्षी जिले की श्रेणी में केंद्र सरकार ने हमें रखा है। बात केवल स्वास्थ्य की नहीं है, आज की डेट में भी अखबार में किसी अधिकारी कर्मचारी के तबादले की खबर आती है तो साथ में ये लिखा होता है सजा के तौर पर चंबा भेजा। अच्छा, आज चंबा हिमाचल प्रदेश के लोगों और कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर में एक काले पानी की तरह है और ये लांछन हम समूचे चंबा वासियों पर है। इसलिए हम सब चंबा वासियों को एकजुट होकर, संगठित होकर अपनी मांगों के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना होगा, अन्यथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसे ही, जिस तरह रावी बह रही है इस तरह हमारी उम्मीदों को ये सरकार को पर रावी में बहाती जाएगी और हम जस के तस जहाँ के हैं वहीं रहते जाएंगे। ठीक है। आप राजनीति के क्षेत्र में हो तो आने वाले समय में अगर सरकार आपको मौका देती है हेल्थ मिनिस्टर बनने का, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और कैसे आप हमारे चंबा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे, ताकि यहाँ के लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बाहर ना जाना पड़े और जितने लोगों की डेथ्स इस वजह से होती है कि वो समय पर नहीं पहुँच पाए एक अच्छी जगह, तो वो बच पाए। उमेश जी, जब किसी परिवार में कुछ बच्चे होते हैं जी, जो बच्चा कमजोर होता है तो माँ बाप भी और बाकी भाई बहन भी उस बच्चे की सहायता करते हैं, उसको बाकी बच्चों के साथ वो compete कर सके, बाकी बच्चों के साथ वो उनके काबिल बन सके जीवन को जीने के, इसलिए वो सारे प्रयास करते हैं। उसी तर्ज पर अगर कल हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारे लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है तो हम, जाहिर सी बात है, हमारे जिले के लिए वो सारे काम करेंगे जिसकी समझ हमें है और जिसकी जरूरत मेरे जिले के लोगों को है। लेकिन भरमौर देवभूमि है, मणिमहेश इतनी पवित्र जगह है। पिछली बार जो त्रासदी हुई उसकी वजह से शायद ही लोगों की जो कमी हमें इस बार महसूस हो सकती है, मगर पिछली बार भी हमने देखा कि आप दिल्ली में मिनिस्टर से मिले मणिमहेश को लेकर, आपने मणिमहेश यात्रा से पहले खुद जाकर वो पर दौरा किया था और एक अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी रिजल्ट था वो कुछ और ही निकला। लेकिन अब क्या प्रयास रहना चाहिए और क्या रहना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि मणिमहेश की यात्रा केदारनाथ की यात्रा की तरह एक पॉपुलैरिटी हासिल करे, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले, इनका भी जीवन यापन अच्छा हो। दो बातें कहना चाहूँगा जी। एक तो इस चंबा क्षेत्र की जलवायु को, चंबा के पहाड़ों के व्यवहार को चंबा के स्थानीय लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल। परंतु दुख इस बात का है, जब भी मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासनिक बैठक होती है हमें आज तक कभी बुलाया नहीं गया।
हमारे सुझावों पर कभी सरकार ने कोई अमल नहीं किया। हमने विधानसभा के भीतर भी सुझाव दिए, हमने लिखित में भी अधिकारियों को सुझाव दिए कि किस तरीके से इस यात्रा को संचालित करें ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी असुविधा ना हो और जो स्थानीय लोग हैं उनके जीवन पर भी कोई ज़्यादा असर ना पड़े। परंतु हमारी द्वारा दिए गए सुझावों को ये सरकार मानने को तैयार नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष जो तब प्राकृतिक आपदा के बाद तबाही हुई वो सब पूरे देश ने देखी, दुनिया ने देखी। जी, इस दूसरा, मणिमहेश यात्रा की व्यवस्था को सुधारने के लिए डे 1 से चुनाव जीतने से पहले भी, चुनाव जीतने के बाद भी हम लगातार प्रदेश सरकार के पास प्रत्येक सत्र में एक बात कहते रहे कि मणिमहेश यात्रा की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के पास प्रसाद योजना के तहत प्रस्ताव भेजा जाए। हमने केंद्र में सांस्कृतिक मंत्रालय में भी बात करी, माननीय मंत्री जी से भी बात करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार अनुशंसा करके मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में डालने के लिए अनुशंसा करती है तो हम इसके लिए फंडिंग करेंगे, इस योजना को डालेंगे। परंतु विधानसभा के भीतर भी हमने सरकार से आश्वासन मांगा, उस पर भी सरकार ने आश्वासन देने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण रवैया है, जिसका खामियाजा चंबा जिले में रहने वाले सब लोग भुगत रहे हैं, ना कि भाजपा के लोग भुगत रहे हैं। आज चंबा भरमौर की हालात खराब है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खराब नहीं है, कांग्रेस के लोगों के भी खराब है। सामान्य जनजीवन जो लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है, जो सड़कों की वजह से, बिजली की वजह से, पानी की वजह से, तो वो केवल बीजेपी के लोगों को तकलीफ नहीं है, तकलीफ कांग्रेस के लोगों को भी उतनी हो रही है। परंतु ये सरकार सोई हुई सरकार है, सुख की नहीं, ये दुख की सरकार है। हाँ, मणिमहेश की बात हुई, लेकिन पर्यटन में भी भरमौर में काफी कुछ हो सकता है, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है? अगर आपके सरकार सत्ता में आती है, आपको कोई पद मिलता है? देखिए, प्लानिंग की अगर हम बात करें, एक छोटा सा मैं आपके समक्ष चीज साझा करना चाहूंगा। आज भरमौर में 50 गाड़ियों की पार्किंग तो हमारे पास है नहीं। एक बड़ा हॉल भरमौर में, एक बड़ा ऑडिटोरियम कह लो, बैंक्वेट हॉल कह लो, जहां पर 100-500 लोग बैठ सके, बैठक कर सके, कोई कार्यक्रम कर सके, वो तो स्थान भरमौर में वो है नहीं। 50 गाड़ियां एक स्थान पे पार्क की जा सके, वैसा स्थान तो भरमौर में है नहीं। रैली करने का स्थान, कोई बड़ा कार्यक्रम करने का स्थान, वो भी भरमौर में नहीं है। जो हेलीपैड है वही अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करके उसमें जुगाड़ करके काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भरमौर के लोगों को भी ये सोचने की जरूरत है कि हमारे भरमौर के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया है, उस अन्याय से अगर हमने मुक्ति पानी है तो आने वाले समय में हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मजबूती से सहयोग करना होगा, तभी सही मायने में हम भरमौर के लिए, अपने मणिमहेश यात्रा के लिए और अपने चंबा जिले के लिए कुछ कर पाएंगे। आपने बोला इतनी चीजें अभी जो कि मूलभूत है वो भी नहीं है, तो सवाल उठता है कि पिछली सरकारों ने क्या किया? फिर इससे पहले जो विधायक रहे या फिर मंत्री भी रहे वहां से, तो ये सवाल आप, मुझे लगता है, उन्हीं से पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमसे पहले जितने भी विधायक रहे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के, सब सत्ता में रहे, सब सरकार में रहे। ये पहला मौका है कि जब मेरा चुनाव क्षेत्र विपक्ष की भूमिका में है। तो ये परिस्थितियां हमारे लिए दोगुनी चुनौतीपूर्ण है। एक तो काम बहुत ज्यादा करने को है, दूसरा सरकार का सहयोग नहीं है। तो सरकार का सहयोग होता तो कुछ कामों को अभी इस टेन्योर में कंप्लीट कर लेते, कुछ कामों को अगले टेन्योर के लिए कर लेते, परंतु सरकार का सहयोग नहीं मिलने की वजह से हम जहाँ थे वहां से भी पीछे चले गए, हमारे वहां कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमने पर्यटन की भी बात की, सड़क की भी की, लेकिन अगर शिक्षा की जाए तो उसकी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है भरमौर में, अभी में? कुछ दिन पहले भारत सरकार के जनजातीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला में आए थे, हमारी बैठक हुई और उस बैठक में हमने प्रमुखता से इस बिंदु को रखा और मैं अपने लोगों के बीच में इस बात को कहता हूं कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जो पांगी में, भरमौर में अपनाई जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र के सहयोग से, ये नाकाफी है। हमारे एरिया की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, हमारे क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए हमें इस परंपरागत शिक्षा प्रणाली से बदलना होगा अपने आप को। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हमें प्रमुखता से
इन सारे हार्ड एरियाज में आवासीय शिक्षा पर जोर देना होगा, रेजिडेंशियल स्कूल बनाने देने पर जोर देना होगा। अन्यथा हम वहाँ पर स्कूली शिक्षा से कोई सक्षम नागरिक तैयार नहीं कर रहे। केवल और केवल जो बीवी राम जी है, जो पहले मनरेगा गारंटी योजना थी, उसके लिए मजदूर तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जी, ये तमाम बातें थी, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ कि एज एन एमएलए या फिर आपके पास कोई और पद आता है इन फ्यूचर, तो 3 मेनली प्रायोरिटीज क्या रहेगी अपनी कंस्टिट्यूंसी को लेकर आपकी? देखिए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 सबसे जरूरी चीज है जो किसी भी क्षेत्र की लाइफलाइन होती है। बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिले सड़कों पर चलने के लिए, बेहतर शिक्षा मिले वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए, और जीवन को अच्छे से सुरक्षित तरीके से जीने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले। ठीक है जी, हमने थोड़ी कम बात करी, तो पांगी में भी बहुत स्कोप है पर्यटन का, वो भी आपका ही क्षेत्र है। पांगी तो आज दिन तक मुझे लगता है कि हिमाचल सरकार के अपेक्षा का मतलब इतना दंश झेला है कि पांगी के साथ तो बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर हुआ है। मैं प्रमुख तौर पर पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग करता हूँ, और आने वाले समय में जब भी पुनर्सीमांकन शुरू होगा, डिलिमिटेशन कमीशन जब आएगा हिमाचल में, तो पांगी के लोगों को अलग प्रतिनिधि मिले, अपना स्थानीय धरती पुत्र उनको विधायक चुनने का मौका मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और रही बाकी सुविधाओं की बात, तो आज दुनिया 5G की बात कर रही है, आज क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, आज चांद और मंगल पर जाकर कॉलोनी बनाने की बात हो रही है, परंतु मेरे पांगी के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं, मोबाइल पे सिग्नल के लिए तरस रहे हैं, एक मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, स्कूलों में एक अध्यापक के लिए तरस रहे हैं। तो पांगी के साथ तो एक ऐसा व्यवहार, एक सौतेला व्यवहार आज तक हिमाचल सरकार करती आई है, और मैं ये वचन देता हूँ आपके माध्यम से अपने पांगी के लोगों को कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो आपके दुखों को कम करने के लिए आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप कितनी बार विजिट करते हैं एक साल पांगी का, अगर वहाँ की लोगों की समस्याओं को जानने के लिए जाना हो? ये आप पांगी के लोगों से स्वतः जाने, क्योंकि अपने मुंह से अपने बारे में बताना जो है वो मैं समझता हूँ शेखी बगाड़ने की श्रेणी में आता है, परंतु हम नियमित अंतराल पर पांगी जाते रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले मैं पांगी गया था, अभी फिर कुछ दिनों में मैं पांगी जा रहा हूँ, और ये हम नहीं, वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि आज से पहले किसी भी विधायक ने इतने दौरे पांगी में नहीं किए जितने आप करते हैं। ठीक है, अंतिम संदेश पांगी और भंगोर की जनता के लिए कुछ? मैं आपके परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ हूँ, और मुझे अपना बेटा समझे, अपना भाई समझे, और हमें और हमारे इस पार्टी को मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में हम आपकी आवाज़ को, ये अपने हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, उसमें आपकी आवाज़ बनकर मैं आपकी समस्याओं को सुलझा सकूं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जनकराज जी, पांगी और भंगोर के विधायक, और आने वाले समय में शायद ये हेल्थ मिनिस्टर बने या किसी और पद पर भी पहुंचे। तो इनका विजन आपने देखा, इनकी प्लानिंग आपने देखी, और देखेंगे आने वाले समय में ये क्या कुछ अपने लोगों के लिए करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।